कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान हो सकता है जिसके पास कोई फॉर्मल डिग्री ना हो, कोई ट्रेनिंग ना हो, लेकिन वो ऐसे मैथ के फॉर्मूले लिख दे जिन्हें सुलझाने में आज भी दुनिया के बेस्ट साइंटिस्ट का सिर चकरा जाता है। आज हम एक ऐसे ही जीनियस की कहानी जानने वाले हैं। देखें, रामानुजन के लिए मैथ सिर्फ नंबरों का कोई खेल नहीं था। नहीं, ये एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था। वो सच में मानते थे कि उनके दिमाग में जो भी फॉर्मूले आते हैं वो सब उनकी कुल देवी नामगिरी की ही देन है। और यही सवाल श्रीनिवास रामानुजन की पूरी जिंदगी को, जो इतनी अविश्वसनीय और विरोधाभासों से भरी थी, सबसे सही तरीके से हमारे सामने रखता है। तो इनकी कहानी शुरू होती है 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरोड में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। और बचपन से ही, मतलब बिल्कुल बचपन से, नंबरों से इन्हें एक अलग ही तरह का लगाव था जो नॉर्मल नहीं था। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने एडवांस्ड ट्रिग्नोमेट्री की एक पूरी किताब खत्म कर दी थी। और फिर 16 साल की उम्र में उनके हाथ लगी एक किताब, G.S. कार की ए सिनॉप्सिस ऑफ प्योर मैथमेटिक्स। अब इस किताब में 5000 से ज्यादा थ्योरम्स तो थे, लेकिन उनका कोई प्रूफ नहीं था। बस यही किताब रामानुजन की बाइबल बन गई, उनका जुनून बन गई। लेकिन कहते हैं ना, हर अच्छी चीज की एक कीमत होती है। यही जुनून, यही साधना उनके जीवन के सबसे मुश्किल दौर की वजह भी बनी। गणित को लेकर उनका फोकस इतना ज्यादा था कि बाकी सब पीछे छूट गया। हुआ ये कि गणित के अलावा बाकी किसी भी सब्जेक्ट पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। और नतीजा ये हुआ कि वो बार बार अपनी कॉलेज की परीक्षाओं में फेल होते रहे। और इसका असर सीधा सीधा उनकी जिंदगी पर पड़ा। उनकी स्कॉलरशिप बंद हो गई, वो कभी कॉलेज की डिग्री हासिल ही नहीं कर पाए, और नौकरी ढूंढने के लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। ये जो साल थे, ये उनके लिए बहुत मुश्किल थे। गरीबी, संघर्ष और एक तरह का बौद्धिक अकेलापन। फिर उनकी शादी हो गई, जिम्मेदारियां और बढ़ गईं, और आखिर में जाकर उन्हें मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में एक क्लर्क की छोटी सी नौकरी मिली। लेकिन यहीं से कहानी बदलने वाली थी। ऑफिस में अपने कुछ सहकर्मियों के कहने पर रामानुजन ने हिम्मत की। उन्होंने फैसला किया कि वो अपना काम यूरोप के बड़े बड़े गणितज्ञों को भेजेंगे। ये एक ऐसा कदम था जो इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उन्होंने अपना पत्र भेजा G.H. हार्डी को, जो उस वक्त कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे। अब इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक मद्रास का क्लर्क, दूसरा कैम्ब्रिज का प्रोफेसर। एक गहरा आस्तिक, दूसरा कट्टर नास्तिक। ये इतिहास की शायद सबसे अनोखी और सबसे कामयाब जोड़ियों में से एक बनने वाली थी। हार्डी ने जब वो पत्र देखा तो पहले तो उन्हें लगा कि ये किसी सिरफिरे का मजाक है, लेकिन उस रात उन्होंने अपने दोस्त लिटिलवुड के साथ बैठकर उन फॉर्मूलों को देखना शुरू किया। और कुछ ही घंटों के अंदर वो समझ गए कि ये किसी धोखेबाज का नहीं, बल्कि एक ऐसे जीनियस का काम है जो शायद दुनिया में पहले कभी नहीं देखा गया। हार्डी ने तुरंत रामानुजन को कैम्ब्रिज आने का न्योता दिया। लेकिन एक और मुश्किल थी। उस समय के रूढ़िवादी ब्राह्मणों के लिए समंदर पार करना, जिसे काला पानी कहते थे, धर्म के खिलाफ था। ये सफ़र तभी मुमकिन हो पाया जब रामानुजन की मां ने सपना देखा कि देवी नामगिरी खुद उन्हें जाने की इजाज़त दे रही हैं। तो साल 1914 में रामानुजन कैम्ब्रिज पहुंचे। ये उनके लिए एक पूरी तरह से नई और अनजान दुनिया थी, और यहीं से हार्डी के साथ उनकी उस ऐतिहासिक साझेदारी की शुरुआत हुई। लेकिन इंग्लैंड का जीवन उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। वहां का ठंडा मौसम, शाकाहारी खाना ढूंढने में मुश्किल, जबरदस्त अकेलापन और कल्चर शॉक, इन सब ने उनके स्वास्थ्य पर बहुत बहुत बुरा असर डाला। भले ही प्रोफेशनल तौर पर वो हर दिन नई ऊंचाइयां छू रहे थे। इसी दौरान का एक बहुत मशहूर किस्सा है। एक बार रामानुजन अस्पताल में थे और हार्डी उनसे टैक्सी में मिलने आए। उन्होंने बताया कि टैक्सी का नंबर 1729 था और कहा, कितना बोरिंग नंबर है। बीमार रामानुजन ने बिस्तर पर लेटे लेटे तुरंत जवाब दिया, नहीं, ये एक बहुत दिलचस्प नंबर है। ये सबसे छोटा नंबर है जिसे दो अलग अलग तरीकों से दो क्यूब्स के सम के रूप में लिखा जा सकता है। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां एक तरफ रामानुजन को दुनिया की सबसे बड़ी एकेडमिक पहचान मिल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उनका शरीर उनका साथ छोड़ रहा था। अब आप विडंबना देखिए, जिस इंसान को अपने देश में कभी कॉलेज की डिग्री नहीं मिली, उसे ब्रिटेन में सबसे बड़े सम्मान मिल रहे थे। वो रॉयल सोसाइटी और ट्रिनिटी कॉलेज दोनों के फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन जैसे जैसे उनका नाम और शोहरत बढ़ रही थी, वैसे वैसे उनका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था।
उस समय डॉक्टरों को लगा कि उन्हें टीबी है, लेकिन आज के एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद उन्हें अमीबियासिस नाम की बीमारी थी, जो सही खानपान न मिलने की वजह से और भी ज्यादा बिगड़ गई थी। 26 अप्रैल 1920 सिर्फ 32 साल की उम्र में रामानुजन का निधन हो गया। लेकिन यहाँ उनकी कहानी खत्म नहीं होती। असल में यहाँ से उनकी उस विरासत की कहानी शुरू होती है जो आज भी जिंदा है। उनकी मौत के कई दशक बाद 1976 में ट्रिनिटी कॉलेज की लाइब्रेरी में अचानक उनकी एक पुरानी नोटबुक मिली, जिसे आज द लॉस्ट नोटबुक कहा जाता है। इसमें उनके कुछ सबसे गहरे और क्रांतिकारी विचार थे, जैसे कि मॉक थीटा फंक्शंस। ये ऐसे फॉर्मूले हैं जिनका इस्तेमाल आज ब्लैक होल्स के रहस्यों को समझने में किया जा रहा है। और आप सोच रहे होंगे कि 100 साल पुराने काम का आज क्या महत्व है, तो सुनिए। उनका काम आज स्ट्रिंग थ्योरी, ब्लैक होल फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस और क्रिप्टोग्राफी जैसे मॉडर्न साइंस के फील्ड्स की नींव है। अपनी सिर्फ 32 साल की छोटी सी जिंदगी में उन्होंने करीब 3900 रिजल्ट्स दुनिया को दिए। ज्यादातर के तो उन्होंने प्रूव भी नहीं दिए थे, और गणितज्ञ आज भी उन रिजल्ट्स को साबित करने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अंत में बस यही सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि एक इंसान सिर्फ 32 साल में आखिर क्या-क्या हासिल कर सकता है। रामानुजन की कहानी हमें जीनियस के सही मतलब, इंसानी क्षमता की अनंत गहराइयों और एक अकेले इंसान के दुनिया पर पड़ने वाले असर के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है।